13 दिसंबर 2001। ये सिर्फ इतिहास की कोई एक आम तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर सीधा हमला हुआ था। आज के इस विश्लेषण में हम भावनाओं से थोड़ा परे जाकर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से तथ्यों और सबूतों को डिकोड करेंगे। आइए एक साथ देखते हैं कि उस दिन वास्तव में क्या और कैसे हुआ था। अब जरा उस दिन की सुबह की कल्पना कीजिए। दिल्ली में सर्दियों की तेज धूप खिली थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। संसद के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच एक तीखी बहस चल रही थी, जिसके बाद स्पीकर ने सदन को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता जैसे कई बड़े वीआईपी तो वहां से निकल चुके थे, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत 200 से ज्यादा सदस्य अभी भी अंदर ही मौजूद थे। बाहर उपराष्ट्रपति के निकलने की तैयारी चल रही थी और तभी सुबह के ठीक 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार बेहद आक्रामक रफ्तार से परिसर में घुसती है। तो आइए सबसे पहले डिकोड करते हैं सुबह 11:40 की उस घुसपैठ को और उन 45 मिनट के आतंक को जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। हमलावरों ने एक बहुत बड़े धोखे का सहारा लिया था। सफेद एम्बेसडर कार, विंडशील्ड पर गृह मंत्रालय का नकली स्टिकर और ऊपर लाल बत्ती। लेकिन उनके इस भेष और तेज रफ्तार को भांप लिया सुरक्षा बलों की सतर्कता ने। सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी, जो उस वक्त अपनी ड्यूटी पर थीं, उन्होंने तुरंत इस गाड़ी की असामान्य रफ्तार को नोटिस कर लिया। बिना किसी हथियार के, अपनी जान की परवाह किए बिना वो उस कार को रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। उनकी इस बहादुरी से आतंकी घबरा गए और उन्होंने अपनी गाड़ी उपराष्ट्रपति के काफिले में ठोक दी। जब आतंकी बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले कमलेश कुमारी को ही निशाना बनाया और इस तरह वो इस हमले की पहली शहीद बन गईं। लेकिन कमलेश कुमारी का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्हें गोली लगते देख वॉच एंड वार्ड स्टाफ जेपी यादव निहत्थे ही आतंकियों की ओर दौड़े। दुर्भाग्य से वो भी गोलियों का शिकार हुए, लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने संसद का इमरजेंसी अलार्म बजा दिया था। सच कहूं तो ये एक निर्णायक कदम था। अलार्म बजते ही संसद सुरक्षा सेवाओं ने पलक झपकते ही इमारत के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं और गार्ड्स ने प्रमुख प्रवेश द्वारों पर अपनी रक्षात्मक पोजीशन ले ली। एक बेहद अनुशासित रिस्पॉन्स जिसने सबको बचा लिया। अब जब संसद के सभी दरवाजे बंद हो गए तो आतंकी घबराकर गेट नंबर 5 की ओर भागे, जो दरअसल प्रधानमंत्री का मार्ग था। वहां घात लगाए बैठे सीआरपीएफ कांस्टेबल संतोष कुमार ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने अकेले ही, जी हां, अकेले ही 3 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को एक एक करके ढेर कर दिया। इस एक त्वरित कार्यवाही ने आतंकियों के अंदर घुसने के मंसूबों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। 45 मिनट लंबी चली इस खौफनाक मुठभेड़ के बाद सभी 5 आतंकवादी मार गिराए गए। लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दिल्ली पुलिस के 6 जांबाज अधिकारी, संसद सुरक्षा सेवा के 2 कर्मी और एक माली देशराज ने इस हमले में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 18 लोग घायल भी हुए। जरा सोचिए, इन 9 लोगों की शहादत ने ही उस दिन संसद के अंदर बैठे सैकड़ों नेताओं की जान बचाई थी। बंदूकों की आवाज शांत हो चुकी थी। अब वक्त था सबूतों की जांच करने का और इस खौफनाक साजिश के मास्टर प्लान को बेनकाब करने का। आतंकवादियों के पास से जो जखीरा मिला वो किसी युद्ध की तैयारी से कम नहीं था। कई AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड लॉन्चर तो मिले ही थे, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था 30 किलो उच्च श्रेणी का विस्फोटक और भारी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स। 30 किलो विस्फोटक साफ बता रहा था कि वो संसद के अंदर एक बहुत भारी धमाका करना चाहते थे। और इतने सारे ड्राई फ्रूट्स का क्या काम? ये इस बात का इशारा था कि उनकी योजना हमले के बाद एक लंबी हॉस्टेज सिचुएशन यानी बंधक स्थिति बनाने की थी। हफ्तों तक सरवाइव करने के लिए उन्होंने ये राशन रखा था। तो असल में उनकी खौफनाक योजना क्या थी? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक चलती हुई कार को गेट नंबर 12 के पास ले जाकर विस्फोट करना था, ताकि पूरी सुरक्षा टीम का ध्यान वहां भटक जाए। इसके बाद इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर बाकी आतंकी गेट नंबर 1 से सीधे संसद के सेंट्रल हॉल में घुसपैठ करते। वहां उनका इरादा संसद सदस्यों को बंधक बनाना और फिर भारत सरकार पर अपनी मांगें मनवाने के लिए दबाव डालना था। शुक्र है सुरक्षा बलों की उस मुस्तैदी का, जिसने इस पूरे प्लान को पहले ही चरण में ध्वस्त कर दिया। जांच आगे बढ़ी तो इस साजिश के तार सीधे 1999 के कंधार हाईजैक से जाकर जुड़े। इसका मास्टरमाइंड था जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जिसे 1999 में यात्रियों की जान बचाने के बदले भारत सरकार को रिहा करना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद वो बदला लेना चाहता था।
उसका साथ दिया कश्मीर में बैठे कोऑर्डिनेटर गाजी बाबा ने। और इस पूरी चेन की सबसे अहम कड़ी था अफजल गुरु, जिसने दिल्ली में एक लोकल फैसिलिटेटर का काम किया। इसी ने करोल बाग से वो एम्बेसडर कार खरीदी, कश्मीरी गेट से लाल बत्ती का इंतजाम किया और आतंकियों के रुकने से लेकर उनके जाली पहचान पत्र बनवाने तक की पूरी व्यवस्था की। इस खुलासे ने हालात को सिर्फ एक आतंकी हमले तक सीमित नहीं रखा, बल्कि 2 परमाणु संपन्न देशों को एक बहुत बड़े सैन्य टकराव के मुहाने पर ला खड़ा किया। 5 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो अभूतपूर्व संख्या है जिस पैमाने पर भारत ने अपना रिस्पॉन्स दिया। 15 दिसंबर 2001 को भारत ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया। इसके तहत 5 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों को बैलिस्टिक मिसाइलों और टैंकों के साथ सीधे पाकिस्तानी सीमा पर तैनात कर दिया गया। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी कि सेना के सभी अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां अगले 10 महीने के लिए रद्द कर दी गईं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ भारत युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था और सीमा पर भारी सैन्य तैनाती कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के दबाव में आ गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ में एक कूटनीतिक चाल चली। मुशर्रफ ने एक बयान जारी कर 6 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। इस रणनीतिक कदम की वजह से वैश्विक दबाव कुछ हद तक कम हुआ और अंततः युद्ध की स्थिति टली और अक्टूबर 2002 में भारत ने ऑपरेशन पराक्रम को समाप्त करने का निर्णय लिया। सीमा पर भले ही तनाव कम हो गया हो, लेकिन न्याय की लड़ाई अभी बाकी थी और ये लड़ाई अब शिफ्ट हो गई दिल्ली के कोर्ट रूम में। ये 12 साल लंबी कानूनी यात्रा कई उतार चढ़ावों से भरी थी। 2001 में अफजल गुरु, उसके भाई शौकत, अफसाना और डीयू के प्रोफेसर SAR गिलानी को पोटा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। फिर 2003 में पर्याप्त सबूत न होने के कारण गिलानी और अफसाना को रिहा कर दिया गया और उसी साल BSF ने मास्टरमाइंड गाजी बाबा को एक मुठभेड़ में मार गिराया। इसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु की फांसी की सजा को बरकरार रखा। अंततः दया याचिका खारिज होने के बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। अब तमाम दोषियों को सजा मिलने के बाद भी एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। आतंकियों ने दिल्ली में ही बैठकर महीनों तक इस भयानक हमले की प्लानिंग की, कार खरीदी, बारूद जमा किया, और फिर भी हमारी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी। एक ऐसा हमला जिसे शायद रोका जा सकता था, वो एक बहुत बड़ी खुफिया विफलता का परिणाम बन गया। इस घटना ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। लेकिन ये सवाल आज भी प्रासंगिक है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।